सो स्टूडेंट्स, अब हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के ऊपर बेस्ड इस टेबल को देखते हैं। इट इज़ अ टेबल विच इज़ बेस्ड ऑन द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसमें आप इजीली देख सकते हैं, जैसे कि हमारा न्यूलैंड्स का लॉ है कि हर एक फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी, आवर फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन विच वॉज नोन एट दैट टाइम, मतलब जो उस टाइम में 56 एलिमेंट नोन थे। अभी यहाँ पर हमारे पास न्यूलैंड ने अबाउट 56 एलिमेंट्स को यहाँ पर क्लासिफाई किया है, बिकॉज एट दैट टाइम ओनली 56 एलिमेंट वर नोन। ओके, सो उन 56 एलिमेंट्स को उसने क्लासिफाई किया है एज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। और लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या होता है इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में हमारे पास हर एक फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी इट विल रिजेंबल टू द एट्थ वन, मतलब इट इज अ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन एंड एट्थ। इट मीन्स हर एक फर्स्ट एलिमेंट के बाद जो एट्थ एलिमेंट आएगा इट हैज द सिमिलर प्रॉपर्टीज दैट ऑफ द फर्स्ट वन। सो इसी बेसिस पे न्यूलैंड ने अपना ऑर्डर फॉलो किया और इसी बेसिस पे उसने अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया। एंड यू कैन सी दैट हेयर it is just like the notes of music. Like in a notes of music we have a sa, re, ga, ma, pa, da, ni and again फिर से क्या रिपीट हो रहा है, सा। अगर कोई आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सिंगिंग सीखते होंगे, इट मीन्स जिसको शौक होगा, तो उनको नोट्स ऑफ म्यूजिक सबसे पहले सिखाया जाता है, सा रे गा मा पा दा नी सा। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट नोट है दैट इज अ सा, इट अगेन रिपीट एफ एट एवरी एट्थ पोजीशन, मतलब हर एक एवरी एट्थ पोजीशन पर वो रिपीट होता है। और सिर्फ सा ही नहीं, यहाँ पर आपके पास अगर आप इसको भी देखेंगे रे, इट इज ऑल्सो रिपीट एट द एट्थ पोजीशन। सो इसी बेसिस पर आपका ये जो टेबल है, ये टेबल तैयार किया गया और इसमें न्यूलैंड ने अरेंज किया एलिमेंट्स को इनटू द ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स में उन एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखें तो इसमें आपने देखा कि कोबाल्ट एंड निकल, इन हमने यहाँ पे इस कॉलम में मतलब दो एलिमेंट्स को एक साथ प्लेस किया, कोबाल्ट और निकल, इन दोनों एलिमेंट्स को हमने एक साथ ही प्लेस कर दिया। जबकि ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये दो अलग अलग कॉलम में आ सकते थे। सिमिलरली वी हैव सम अदर एलिमेंट्स लाइक दिस, यहाँ पर भी हमने दो एलिमेंट्स को एक तरह से एक ही ब्लॉक में प्लेस कर रखा है। सो यही जो पॉइंट्स हैं ये बने लिमिटेशंस के पॉइंट्स ऑफ द न्यूलैंड्स। यही पॉइंट्स आगे जाकर के न्यूलैंड्स की लिमिटेशंस के पॉइंट्स बने। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, कि क्या क्या वो लिमिटेशंस थी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की और या क्या कमियां रह गई लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में कि वो एप्लीकेबल नहीं हो पाया आगे। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट, द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। इट मीन्स वो जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है वो सिर्फ कैल्शियम एलिमेंट तक ही अप्लाई हो पाया। इट वॉज नॉट एप्लीकेबल, वो एप्लीकेबल नहीं हो पाया टू द एलिमेंट्स ऑफ द हायर एटॉमिक मासेस। इट मीन्स जो हायर एटॉमिक मासेस के एलिमेंट्स थे उनके ऊपर वो एप्लीकेबल हो ही नहीं पाया। सेकेंडली, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है अलॉन्ग विद फ्लोरीन and chlorine was not justified on the basis of the chemical properties. It means we can say that कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी और उसको हमने किसके साथ प्लेस किया,
फ्लोरीन के और क्लोरीन के, वॉज नॉट जस्टिफाइड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि जो हमारे हाइड्रोजन एलिमेंट है वो एक ऐसा एलिमेंट है, इट कैन शो द प्रॉपर्टी ऑफ द metals as well as sometimes it may show the properties of the non metals. कभी कभी ये आपको +1 मतलब डोनेट भी कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन, और कभी कभी ये हाइड्राइड बना करके एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है. सो इसका जो रोल है ये एक तरह से ड्यूल नेचर को यहाँ पर दिखाता है. तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को ये अच्छे से दिखा नहीं पाया अपने टेबल में. ही एज्यूम्ड दैट, और इसने क्या एज्यूम किया कि ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन द नेचर, क्योंकि न्यूलैंड्स के टाइम में सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करते थे नेचर में. उससे ज़्यादा जो एलिमेंट्स आए आगे तो उन एलिमेंट्स को भी ये लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया. न्यूलैंड ने एज्यूम किया था कि सिर्फ 56 एलिमेंट ही नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और आगे एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर. और उसने साइड बाय साइड ये भी कहा कि और एलिमेंट्स आगे डिस्कवर नहीं होंगे. लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं आगे और एलिमेंट्स डिस्कवर हुए. एंड वन ऑफ द बेसिक लिमिटेशन इज दैट न्यूलैंड प्लेस्ड द टू एलिमेंट, कि उसने क्या किया, दो एलिमेंट्स को इन द सेम स्लॉट, दो एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में प्लेस किया इन द टेबल, अपने टेबल में. जैसे कि हम देख सकते हैं हियर, कोबाल्ट एंड निकल इज प्लेस्ड इन द सेम स्लॉट. इट इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ द न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल. मतलब जो न्यूलैंड्स ने टेबल बनाया था, जिस टाइप से उसने अरेंज किया था, ये उसका फर्स्ट कॉलम है. तो उसने दो एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में ही फिट किया था. सो इट इज ऑल्सो द मेन पॉइंट ऑफ द लिमिटेशन. द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ही ऑल्सो प्लेस्ड सम अनलाइक एलिमेंट. इट मीन्स कुछ ऐसे अनलाइक एलिमेंट्स को अंडर द सेम स्लॉट. उसने कुछ अनलाइक एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में प्लेस किया. लाइक वी कैन सी दैट हेयर फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन. हम जानते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन ये तीनों ही एक तरह से नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं. नॉन मेटल्स मीन्स वो एलिमेंट्स जो क्या कर सकते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, विच आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. बट हेयर वी हैव कोबाल्ट एंड निकल. इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अपोजिट है. किससे? फ्लोरीन से, क्लोरीन से और ब्रोमीन से. दिस मीन्स दैट cobalt and nickel do not satisfy the properties of fluorine and chlorine. मतलब ये फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करते हैं. यही हमारे पास एग्जाम्पल में भी लिखा है कि कोबाल्ट एंड निकल आर प्लेस्ड इन द सेम स्लॉट एंड इन द कॉलम ऑफ द फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन. बट द फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन डज नॉट satisfies the properties of कोबाल्ट एंड निकल. इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करती. नेक्स्ट, बट कोबाल्ट एंड निकल हैव द प्रॉपर्टीज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन. इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास एक आयरन है विच हैज द रिजेंबलेंस विद द कोबाल्ट एंड निकल इन इट्स प्रॉपर्टीज, लेकिन हैज बीन प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट. आयरन जो कि रिजेंबल करता है किसके साथ? विद द प्रॉपर्टीज ऑफ कोबाल्ट एंड निकल, लेकिन हमने इस आयरन को कोबाल्ट और निकल से कहां पर दूर रखा. मतलब इट इज प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम कोबाल्ट एंड निकल. So these were the some points of the limitations of Newland law of octave.